नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करेंगे। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है, साथ ही साथ इंटरनल सिक्योरिटी की भी न्यूज है, जो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों जगह ये न्यूज शामिल होगी। न्यूज ये है कि पीएम अटेंड टू 59th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2024 को भुवनेश्वर में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी और आईजीपी का 59वां ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। यहाँ पर जो चर्चाएं की गई उसके ऊपर बात कर लेते हैं। काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद रोधी के ऊपर बात की गई और LWE यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी चरम वामपंथ उग्रवाद जिसको नक्सलवाद बोलते हैं, उसके ऊपर चर्चा की गई डिटेल में। साइबर क्राइम के ऊपर की गई, आर्थिक सुरक्षा के ऊपर की गई, इमिग्रेशन के ऊपर की गई, कोस्टल सिक्योरिटी के ऊपर की गई, नार्को ट्रैफिकिंग के ऊपर की गई। इन सब को मिलाकर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर व्यापक चर्चाएं की गई। अब ये आपके जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के संबंध में क्या समाधान है, तो यहाँ पे समाधान की भी चर्चा की गई है। और डिजिटल थ्रेट्स के ऊपर प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर क्राइम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से डीप फेक पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस बल पर कार्यभार को कम करने के लिए तकनीकी के उपयोग पर जोर देते हुए पुलिस स्टेशन को संसाधनों से लैस करने को कहा। शहरी पुलिसिंग में उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि देश के सभी शहरों में डायल 100 को पूरी तरह से लागू किया जाए और स्मार्ट पुलिसिंग का भी कंसेप्ट दिया। इसका उल्लेख आप अपनी आंसर कॉपी में कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट पुलिसिंग का फुल फॉर्म बताया। स्मार्ट का मतलब है S फॉर स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक, और M फॉर मेटिकुलस यानी सावधानी पूर्वक, और A फॉर एडेप्टेबल यानी अनुकूलनीय, और R फॉर रिलायबल यानी विश्वसनीय, और T फॉर ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी पुलिसिंग को शामिल करने का मंत्र दिया। अपराध के क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया और सम्मेलन में साइबर अपराध से लेकर तटीय सुरक्षा, जिसकी चर्चा हम लोग ऊपर कर चुके हैं, उसके ऊपर बात की। आंतरिक सुरक्षा और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने डीजीपी और आईजीपी के साथ चर्चा की। सम्मेलन में बिहार के सारण जिले के स्पीडी ट्रायल मॉडल की भी चर्चा करते हुए, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने सराहा। अब देखिए, ये जो सारण मॉडल है, इसका उल्लेख आप न केवल जीएस 3 में उदाहरण के रूप में कर सकते हैं, बल्कि जीएस 4 में भी जब एथिक्स के प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे होंगे तो ये केस स्टडी के रूप में इसका उल्लेख कर सकते हैं, ताकि मार्क्स आपको अच्छा मिले। उल्लेखनीय है कि देश में बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद सारण में स्पीडी ट्रायल चलाकर 50वें दिन हत्या के 2 दोषियों को सजा सुनाई गई थी, इसलिए चर्चा बनी थी। तो ये पूरी न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर, और ये एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स फेल एमिड स्प्लिट ओवर प्रोडक्शन कट्स। लगभग 170 देशों के प्रतिनिधि प्लास्टिक पॉल्यूशन को समाप्त करने की रूपरेखा पर बातचीत करने के लिए साउथ कोरिया के शहर बुसान में मिले, लेकिन किसी समझौते पर पहुंचने में असफल रहे। 5वें और अंतिम दौर की वार्ता में प्लास्टिक प्रोडक्शन में कटौती की वकालत करने वाले देशों और ऐसे उपायों का विरोध करने वालों के बीच एक महत्वपूर्ण विभाजन देखने को मिला, जहां कुछ देश जैसे यूरोपीय यूनियन ने उत्पादन में कटौती सहित प्लास्टिक के संपूर्ण लाइफ साइकिल कार्रवाई की मांग की। वहीं सऊदी अरब, भारत और कुवैत सहित अन्य देशों ने पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक प्रोडक्शन से जुड़ी आर्थिक चिंताओं के कारण ऐसे नियमों का विरोध किया। वार्ता में प्रमुख मुद्दों पर असहमति देखी गई, जैसे कि वर्ष 2040 तक वर्जिन प्लास्टिक प्रोडक्शन को कम करने और कुछ प्लास्टिक प्रोडक्ट को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। उदाहरण के लिए भारत ने तर्क दिया कि प्राइमरी प्लास्टिक प्रोडक्शन को रेगुलेट करने से इसके विकास में बाधा आएगी। तो कुल मिला के ये पूरी चर्चा असफल रही है। इस न्यूज पर नजर बनाए रखिएगा, आने वाले टाइम में फिर अपडेशन देखने को मिल सकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 5 पर, और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि विल डिसबर्स रायथू भरोसा फंड आफ्टर मकर संक्रांति, रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घोषणा की कि मकर संक्रांति के बाद पात्र किसानों के अकाउंट में रायथू भरोसा फंड जमा की जाएगी। रायथू बंधु एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम तेलंगाना का एक फ्लैगशिप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम है, जो प्रत्येक क्रॉप सीजन के लिए सभी भूमि मालिक किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता प्रदान करता है।
अब देखिए ये स्कीम अच्छी है। इस तरह की जब अच्छी स्कीम होती है तो ना केवल यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बल्कि केंद्र सरकार भी उस स्कीम को लागू करने का पूरा प्रयास करती है। अब बात करते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। प्राइमरी इन्वेस्टमेंट आवश्यकताओं यानी किसानों की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान डेट ट्रैप यानी पुनर्जाल में ना फंसे। जैसे कि किसान अगर कहीं से साहूकार या महाजन से लोन लेते हैं और उसकी चुकाने की जब तिथि या समय अधिक हो जाता है तो उस पर इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ जाता है, ना केवल इंटरेस्ट चुकाना भारी पड़ जाता है बल्कि मूलधन को चुकाना तो असंभव हो जाता है। तो किसान क्या है, इंटरेस्ट को चुकाने के लिए दूसरी जगह से दूसरा लोन लेते हैं। तो एक ऋण जाल होता है, उसमें फंस कर किसान पिस जाता है। तो उसको उस जाल में ना फंसे, इसलिए तेलंगाना की सरकार ने ऐसा ये कदम उठाया है। इस अमाउंट का किसान सीड के लिए यानी बीज, उर्वरक और लेबर कॉस्ट यानी मान लीजिए कि जब भी फसल की बुआई होगी या फसल तैयार होने के बाद फसल की कटाई के लिए लेबर की आवश्यकता होती है, तो उस पर जो राशि खर्च की जाती है वो लेबर कॉस्ट में जुड़ी जाती है। और फिर अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए यानी व्यक्तिगत खपत की जरूरतों पर भी ये राशि खर्च करना चुन सकते हैं किसान। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, तो इस पर नजर बनाए रखिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि वधावन पोर्ट विल बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। बाधवन ग्रीनफील्ड पोर्ट जो महाराष्ट्र में दहानू के पास निर्माणाधीन है, पूरा होने पर भारत के कंटेनर व्यापार को मौजूदा स्तर से डबल कर देगा। जेएनपीए यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष अनमेश शरद वाघ के अनुसार वर्ष 2034 तक पूरा होने वाला यह पोर्ट दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में से पूरा होने का अनुमान है। उन्होंने बंदरगाह को देश और क्षेत्र के लिए गेम चेंजर करार दिया है कि ये गेम चेंजर साबित होगा। वर्ष 2024 में दोनों स्टेज पूरी होने के बाद यह दुनिया के टॉप 10 बंदरगाहों में से एक होगा। वर्ष 2029 तक 4 टर्मिनल पूरे हो जाएंगे और 2034 तक 5 टर्मिनल इसमें जोड़े जाएंगे। इससे भारत की कंटेनर कैपेसिटी आज की तुलना में डबल यानी दोगुनी हो जाएगी। और 76,000 करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर वाली इस प्रोजेक्ट यानी परियोजना निर्माण बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड यानी बीबीपीएल द्वारा किया जा रहा है, जो जेएनपीए और एमएमबी यानी महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें उनकी 74% और 26% की पार्टनरशिप है। दोनों मिल करके ये खर्च करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये हेल्थ सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत के निरंतर प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि देश में एचआईवी महामारी का प्रसार पिछले कुछ वर्षों में लो लेवल यानी निम्न स्तर पर बना रहे। वर्ष 2023 में नए इन्फेक्शन 2010 की तुलना में लगभग 44% कम होंगी, जबकि एड्स से संबंधित मौतों में 79% की कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने रविवार को विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, यह भारत की उल्लेखनीय प्रगति है। लगभग 80% की कमी आना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम की ये परिणाम है। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि मिजोरम एवं नागालैंड में वयस्कों में एचआईवी का प्रसार उच्च बना हुआ है। ये चिंताजनक स्थिति है। इसके बाद मणिपुर का स्थान आता है। इसके अलावा पंजाब में इसकी बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का कारण है। यह महिला यौन कर्मियों, ट्रांसजेंडर लोगों, ट्रक ड्राइवरों और माइग्रेटेड पीपल यानी एक राज्य से दूसरे राज्य, एक शहर से दूसरे शहर में जाने से जैसे हायर रिस्क वाले ग्रुप में ये उच्च बना हुआ है। एचआईवी बर्डन एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार जो एचआईवी महामारी के प्रसार स्तर और प्रवृत्ति के अपडेटेड एविडेंस प्रदान करती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में अनुमानित वयस्क प्रसार 0.4% से अधिक था। यानी साउथ के ये राज्यों में चिंताजनक स्थिति है, जबकि राष्ट्रीय प्रसार 0.20% है। वहीं इन साउथ के राज्यों में ज्यादा प्रसार हो रहा है। इन राज्यों में भारत सरकार को सही कदम उठाने की आवश्यकता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सेंटर वर्किंग ऑन नेशनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। केंद्र ने शीघ्र ही महिला श्रम शक्ति भागीदारी पर एक राष्ट्रीय नीति दस्तावेज लाएगी, जिसमें वाइबल केयर इकोनॉमी स्ट्रक्चर जैसा सक्षम वातावरण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कौशल विकास, श्रम, ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों की ये अंतर मंत्रालयी टीम इस पर काम कर रही है। अब देखिए क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है कि इस कार्यक्रम पर कितने मंत्रालय कार्य कर रहे हैं। केवल एक मंत्रालय, केवल कौशल विकास
मंत्रालय का नाम लिख सकता है, या केवल ग्रामीण विकास मंत्रालय ही काम कर रहा है, या केवल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय काम कर रही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें कौशल विकास, ग्रामीण विकास और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। और ये जो केयर इकोनॉमी वर्तमान में भविष्य की आबादी के लिए पेमेंट और अवैतनिक दोनों तरह की देखभाल के प्रावधान से संबंधित आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र है। इसमें प्रत्यक्ष देखभाल जैसे कि बच्चों को खिलाना, साथ ही अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट देखभाल यानी केयर करना, जैसे कि उनके लिए खाना पकाना, सफाई करना, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य व्यक्तिगत और घरेलू सेवाएं इसमें शामिल होंगी। यह कदम हाल ही में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के बीच उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत में शादी के बाद महिलाओं को अपनी श्रम शक्ति भागीदारी में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान है कि भारत में शादी के बाद महिला एम्प्लॉयमेंट रेट में 12% की गिरावट आती है, जो कि बच्चों की अनुपस्थिति में महिला विवाह पूर्व एम्प्लॉयमेंट रेट यानी रोजगार दर का लगभग 1/3 है। तो ये पूरी न्यूज इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये एनवायरनमेंट सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि इंडिया टू ज्वाइन 197 नेशन एट यूएनसीसीडी यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कन्वेंशन के सम्मेलन का 16वां सत्र COP16, जो कि 2 से लेकर 13 दिसंबर के बीच होने जा रहा है और ये सऊदी अरब के रियाद में होगा। इसका थीम इस बार नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में बन सकता है कि जो यूएनसीसीडी का COP16 है उसका थीम क्या था। तो याद रखिएगा, अवर लैंड अवर फ्यूचर यानी हमारी भूमि हमारा भविष्य। न केवल यूपीएससी में थीम पूछ सकता है बल्कि आने वाली स्टेट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आने वाले समय में भी 13 दिसंबर बीपीएससी का एग्जामिनेशन है और 22 दिसंबर को यूपीपीसीएस का है। अब बात करते हैं इस कॉप का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आपके मेंस 2025 के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो महत्व पर चर्चा करते हैं इसकी। यूएनसीसीडी की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है कि अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र भूमि सम्मेलन मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में आयोजित पहला यूएनसीसीडी है। अब इस कॉप का उद्देश्य क्या है? वैश्विक महत्वाकांक्षा को बढ़ाना और भूमि एवं सूखे के प्रति लचीलेपन पर कार्रवाई में तेजी लाना है, ताकि ज्यादा डिजर्टिफिकेशन ना हो सके, मरुस्थलीकरण को रोकना है और लोगों पर केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये पूरी न्यूज इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है आपके लिए, इस पर नजर बनाए रखिएगा, अच्छे से कवर कीजिएगा। साथियों, आज के छोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।